हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक डीपीसी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं कि आपके लिए कुछ इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स का उपयोग किस तरीके से करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, और हम अपने डेली रूटीन में भी मॉडल वर्ब्स का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले जाने मॉडल होता क्या चीज़ है। मॉडल होता क्या चीज़ है? मॉडल एक तरीके का फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो वर्ब के मनोदशा को व्यक्त करता है, यानी अपन कह सकते हैं वह शब्द जो वर्ब की मनोदशा को व्यक्त करते हैं उन्हें हम मॉडल कहते हैं। मॉडल शब्द, ये जो मॉडल शब्द है ये हमारे मैडस शब्द से बना हुआ है। इसका रूट वर्ड मैडस है, मैडस से बनता है मॉडल, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वर्ब के मूड को। मूड का मतलब होता है मनोदशा। तो हम कह सकते हैं वे वर्ड जो वर्ब की मनोदशा को व्यक्त करते हैं मॉडल कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल हमेशा किस चीज को व्यक्त करता है? वर्ब की मनोदशा को। तो वर्ब की मनोदशा को व्यक्त कर रहा है, तो यहां से हमें एक बात समझ में और आती है, जो मॉडल होता है इससे सब्जेक्ट का कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो सब्जेक्ट का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। आज हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे जिससे दुनिया में पढ़ने वाले आपके जो मॉडल्स हैं, कई लोग कहते हैं कि मॉडल 10 प्रकार के होते हैं, कई लोग कहते हैं 20 प्रकार के होते हैं, कोई कहते हैं 15 प्रकार के होते हैं। तो रियल मॉडल कितने होते हैं और अपन ये किस तरीके से प्रूव करेंगे कि ये मॉडल है? तो इसमें अपन को सबसे पहले केवल एक बात को याद रखना है कि मॉडल, जो मॉडल होता है, मॉडल सदैव वर्ब फर्स्ट रखता है। मॉडल सदैव कौन सी वर्ब रखता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अपन कह सकते हैं मॉडल है तो वर्ब फर्स्ट है, और वर्ब फर्स्ट है तो मॉडल है। यदि मॉडल के साथ वर्ब फर्स्ट नहीं है तो समझ लेना वो मॉडल नहीं है। दूसरी कंडीशन, मॉडल जो होता है, मॉडल पर किसी भी पर्सन या सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि मॉडल चेंज करते हैं तो समझ लेना वो मॉडल नहीं होते हैं, वह मॉडल नहीं होते। जैसे मैंने अभी लिख दिया ही कैन प्ले, ही कैन प्ले। तो इधर देखिए ही कैन प्ले, तो ही के साथ कैन लगा है, प्ले लगा है, तो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यदि आप यहाँ पे यू कैन प्ले करते हो तो यू के साथ भी कैन है ना, तो यहाँ पे कैन का कोड हुआ ना, यहाँ पे कैन का कैंस हो सकता है। तो ना कैंस हो सकता है ना कोड हो सकता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कैन है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कैन है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि मॉडल जो होता है वो किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता। यदि मॉडल है तो पर्सन और सब्जेक्ट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पर्सन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि वह शब्द बदल जाता है तो मॉडल नहीं है।
मॉडल्स जो होते हैं वो हमने दो भागों में बांटे हैं। एक मॉडल वर्ब, सेकंड है सेमी मॉडल वर्ब। भाई सेमी क्या होता है और मॉडल क्या होता है? तो जो मॉडल यानी जो वर्ड इन दोनों कंडीशंस को पूरा फॉलो करेंगे वो मॉडल्स कहलाएंगे, और जो वर्ड इन दोनों कंडीशंस को फॉलो पूरा नहीं करते हैं वो सेमी मॉडल कहलाते हैं। कौन से मॉडल कहलाते हैं? सेमी मॉडल। तो मॉडल वर्ब जो होती है वो होते हैं आपके 10। कितने होते हैं? 10। और जो सेमी मॉडल होते हैं वो आपके होते हैं 3। यदि आपसे कोई पूछे भाई मॉडल टोटल कितने होते हैं, तो मॉडल तो आपके ओनली कितने हैं? 10। मॉडल कितने हैं? 10। कोई पूछे कुल मॉडल कितने होते हैं, तो कितने हैं? 10। कोई आपसे पूछेंगे सेमी मॉडल कितने होते हैं, तब आपको बताना है कि 3। इसको मॉडल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। सेमी मॉडल मॉडल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। मॉडल की कैटेगरी में ओनली 10 टाइप्स ही आते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कैन। इसका आपको सारे मॉडल्स का हम चार्ट के रूप में आपको बता देते हैं, जिससे आपको आसानी से कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आप हिंदी वाक्यों में भी इन मॉडल्स का प्रयोग कर पाओगे और इंग्लिश टू इंग्लिश वाक्यों में भी हम इन मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैन। तो कैन का मतलब होता है, कैन मीन्स होता है सकता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है। और हमेशा जो कैन है, यहां से यदि आप कॉन्सेप्ट से इसको याद करेंगे, C4 होता है बेटा कैपेसिटी। कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, ताकत। सेकंड है आपका A फॉर एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। N से इसका होता है नेगेटिव मीन, यानी कि नकारात्मक भाव। तो यदि किसी सेंटेंस में पावर की बात की जाती है, कैपेसिटी की बात की जाती है, मेंटली या फिजिकली आपकी एबिलिटी की बात की जाती है, और यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव नकारात्मक सोच, अहम की सोच, ओवर कॉन्फिडेंस की बात की जाती है, तो उस तरीके के सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? हम कैन का यूज करते हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं। कैन का सेकंड नंबर का होता है पास्ट फॉर्म कुड। उसका मतलब होता है सकता था, या फिर हिंदी में निकलता है सका। क्या होता है कि कैन में जितनी भी आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी एंड नेगेटिव सेंस है वो पास्ट फॉर्म में चले जाते हैं। तो कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है। यदि आपको 2 सेंटेंस दिए जाते हैं, यदि उसमें से कोई एक सेंटेंस पास्ट का है और सेकंड सेंटेंस में आपकी एबिलिटी या कैपेसिटी बताई जाती है, तो अपन को उसमें कुड का प्रयोग करना होता है। जिस प्रकार से हम कैन का प्रयोग करते हैं, उसी हिसाब से हम कैपेसिटी और एबिलिटी का प्रयोग पास्ट टेंस में कुड के रूप में करते हैं। नंबर तीसरा आपका जो होता है वो होता है मे। मे का मतलब होता है शकता है। तो जो मे है, ये जो कैन था, ये पावर की बात करता है और ये परमिशन की बात करता है। ये हमेशा दूसरों को ताकत दिखाता है और ये दूसरों से हमेशा रिक्वेस्ट करता है। कैन और मे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। यदि आप इसके में आप
पॉइंट्स को याद रखते हैं, कैपेसिटी, एबिलिटी। यदि किसी को कोई पावर बताता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसे पोलाइटली ट्रीट करता है। जब पोलाइटली ट्रीट करेगा तो उससे अपन क्या बोल सकते हैं, परमिशन। तो परमिशन यानी अनुमति। किसी भी व्यक्ति से यदि हम अनुमति लेते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी चीज को लेने के लिए हम अनुमति लेते हैं। अपन बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो हमेशा अनुमति लेने के लिए, क्योंकि रिक्वेस्ट का इसमें आपको मीन मिलता है, तो रिक्वेस्ट में भी हम मे का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट हो गया, प्रार्थना करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। और परमिशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। एक और देखिए आप, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य जो होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य जो कि मे से स्टार्ट होते हैं। भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सफलता दे, मे गॉड ग्रांट सक्सेस। तो इस तरीके से आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप मे का यूज कर सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मोस्टली पीछे साइड में आपको एक्सक्लेमेशन सिंबल मिल जाता है, जिससे अपन पता कर लेते हैं कि वह सेंटेंस आपका कैसा है, ऑप्टेटिव है। इसके बाद मे का यूज एक कंडीशन में और किया जाता है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। यदि किसी भी कार्य को होने की संभावना होती है, ठीक है, तो संभावना जब पॉजिटिवली होती है तो हम मे का यूज कर देते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है पर्पज। पर्पज का मतलब होता है जो उद्देश्य। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। यदि किसी भी सेंटेंस में बीच में सो दैट लगा हुआ है, तो सो दैट के बाद वाले सेंटेंस में में का यूज करते हैं, क्योंकि सो दैट का यूज हमेशा पर्पज को बताने के लिए किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि सो दैट के बाद वाले सेंटेंस में हम मे का यूज करते हैं। इस प्रकार से इस तरीके से देख लीजिए आप, ये लिखा है वर्क हार्ड सो दैट यू ब्लैंक पास द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में देखिए आपको कहीं इसमें कोई मीन अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है। सो दैट देख लिया, तो सो दैट के बाद हमने आपको बताया सो दैट के बाद हमेशा मे का यूज किया जाता है। यदि बच्चों यहाँ पे वर्क की जगह पे वर्कड हार्ड हो जाए, यहाँ पे वर्कड हार्ड हो जाए, तो यहाँ पे वर्क हार्ड यदि होता है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्क हार्ड नहीं हो सकता है। तो ही वर्क हार्ड यदि हमने यहाँ पे बोल दिया, तो ये आगे का सेंटेंस पास्ट का हो जाता है। और आगे का सेंटेंस पास्ट का हुआ तो पीछे का किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो पास्ट में जाएगा तो यहाँ पे मे के हिसाब से क्या हो जाएगा, मे का पास्ट माइट पास द एग्जामिनेशन। इस हिसाब से आपका यहाँ पे सो दैट वाले वाक्यों में प्रेजेंट का टेंस होने पर मे लगेगा और पास्ट का टेंस होने पर माइट लगेगा। तो इसमें हमने चौथा नंबर का फोर्थ पॉइंट भी अपने क्लियर कर लिया है। तो माइट जो होता है शायद,
सकता है इसका जो अर्थ होता है, और जो माइट है वो मे का क्या होता है, मे का पास्ट फॉर्म होता है, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। और जिस हिसाब से हमने आपको ये वाला सेंटेंस बताया नीचे वाला, तो जिस प्रकार से फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट का है तो सेकंड सेंटेंस में पास्ट का फॉर्म लगेगा, उसी हिसाब से हम कैन का भी ऐसे ही आगे का सेंटेंस यदि पास्ट का होता तो पीछे वाले में हम कैन की जगह क्या करते, कुड का प्रयोग कर देते। अब फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला जो देखते हैं वो अपना है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य या जरूर, चाहिए। अवश्य जरूर चाहिए। तो हिंदी है तो उसका अवश्य जरूर निकलता है और चाहिए भी निकलता है। तो मस्ट जो होता है ये हमेशा उस कार्य को बताने के लिए किया जाता है जिसको करना हमारे लिए अनिवार्य होता है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरत होता है, जो हमारे लिए अनिवार्य होता है, जो हमारे लिए जरूरत होता है, जो हमारे लिए फायदेमंद होता है, उसके लिए हमें मस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए मस्ट का प्रयोग क्या बताता है। सबसे पहले कंपल्सन, बाध्यता। तो बाध्यता को हम मस्ट का प्रयोग में बाध्यता को व्यक्त किया जाता है जब हम किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं या हम किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ बॉन्डेड रहते हैं या हमारे लिए कोई चीज जरूरी होती है तो हम उसमें कंपल्सन यानी बाध्यता के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे जो होती है वो होती है नेसेसिटी। नेसेसिटी, तो नेसेसिटी क्या होता है, अनिवार्यता होती है। तो अनिवार्यता क्या होता है, तो किसी भी कार्य को जो हमारे लिए मेंटली या फिजिकली अनिवार्य होती है कोई चीज, जैसे पढ़ाई हमारे लिए कैसी है, अनिवार्य है। अच्छा, सेहत हमारे लिए कैसी है, अनिवार्य है। तो हम यदि आपसे कहना चाहें तो एक लाइन में बता देते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ के मामलों में हमेशा मस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दो चीजें मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, एक तो एजुकेशन और एक हेल्थ। यदि पहले हेल्थ है तो आपकी एजुकेशन है और एजुकेशन है तो आपकी हेल्थ है। तो दोनों ही एक ही के सिक्के के दोनों पहलू है। तो हमेशा यदि आप इसको ट्रिक वाइज याद करना चाहते हो, अर्थ में पढ़ना नहीं चाहते हो, तो आप इसको हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हेल्थ एंड एजुकेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे हेल्थ के लिए कुछ रूल्स दिए जाते हैं, गुड हेल्थ के रूल्स दिए जाते हैं, और एजुकेशन के लिए जो बात की जाती है तो उसमें हमेशा हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। नंबर 6वें नंबर पे आपका जो आता है वो है बिल। बिल का जो अर्थ होता है वो गागी के फ्यूचर टाइम के अकॉर्डिंग निकलता है। तो गागी के फ्यूचर टाइम होता है, टेंस नहीं होता है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यदि आपको समझना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि फ्यूचर टाइम किस अकॉर्डिंग से होता है। तो बिल जो होता है इसका अर्थ गागी के निकलता है। तो बिल का प्रयोग कब करते हैं, तो बिल का प्रयोग हम उन सेंटेंसों में करते हैं जब हमें किसी भी काम को डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ करना होता है। जब हम किसी भी काम को करने का संकल्प लेते हैं या हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अदर पर्सन को कोई धमकी देते हैं, ट्रीट करते हैं, तो हम बिल का यूज करते हैं। तो बिल का यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है, तो हम कहेंगे कि बिल का यूज सबसे पहले डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़
निश्चय। यदि हम किसी भी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय लेते हैं तो हम विल का यूज करते हैं सबसे पहले। दूसरा आपका जो आता है, ठीक है, तो इसके में दूसरा जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को अपन को वार्निंग देना होता है। वार्निंग देना होता है। वार्निंग की जगह यदि आप इसको और श्योर करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो थ्रीटन। थ्रीटन मीन्स होता है धमकी देना। तो धमकी देने के लिए वो भी कैसी, दृढ़ निश्चय वाली, तो हम विल का यूज करते हैं। आपने सुना होगा आई विल किल यू, तो वहां पे आई के साथ सेल नहीं आता है, विल आता है। तो हम किसी भी कार्य को जब श्योर तरीके से करते हैं, निश्चय रूप से करते हैं, तो निश्चितता बताने के लिए यदि अपन कहें तो निश्चित रूप से कार्य करने पर हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। वुड का अर्थ भी जो होता है 7वें नंबर पे जो है वो हमारा वुड है। वुड का मीन भी गा, गी, गे और भी होता है, ता, ती, ते भी होता है इसका अर्थ। लेकिन अपन अभी इसमें इतना पढ़ेंगे गा, गी, गे मॉडल के रूप में इसका अपन किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति को पोलाइटली इनवाइट करते हैं, विनम्रता पूर्वक खाने पर बुलाते हैं, किसी की इच्छा पूछते हैं, तो हम वुड का यूज करते हैं। निवेदन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए हम जिस प्रकार से मे का यूज करते हैं उससे भी अच्छे तरीके से यदि हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट करेंगे, खाने के लिए करेंगे, तो खाने पर इनवाइट करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। तो खाने पर इनवाइट करने के लिए वुड का यूज करते हैं। तो हमेशा अपन क्या कह सकते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए कोष्टक में लिख देना, रिक्वेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट करने के लिए किस प्रकार की रिक्वेस्ट होनी चाहिए? रिक्वेस्ट होनी चाहिए किसी से कुछ चीज पूछना हो अपन को। आप जैसे हम कहते हैं आप कुछ चाय लेंगे या आप शक्कर लेंगे, ठीक है, आप उन खाने के, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इशू होना चाहिए खाने पीने की चीजों का। यदि हम किसी को खाने पीने की चीजों के लिए पूछते हैं तो हम वहाँ पे वुड का यूज करते हैं। बिल का भी यूज कर सकते हैं। बिल की अपेक्षा वुड जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है। यदि हम बिल करते हैं तो समझ में आता है कि कम अच्छे मन से, मतलब थोड़े कम मन से पूछा जाता है, और जो बिल की जगह यदि हम वुड का यूज करते हैं तो और भी अधिक तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे इन दोनों में एक इशू और आता है। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनमें हमेशा विल और वुड का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे नोट लगा के लिख दे रहा हूँ इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए एक नोट है। तो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस यानी कि आप कहोगे कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, तो मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट देता हूं। इफ या अनलेस से शुरू होने वाले वाक्य, होने वाले वाक्यों में, तो जो सेंटेंस इफ या अनलेस से शुरू है तो उन वाक्यों में उनका जो सेकंड वाक्य होगा, यदि पहला वाक्य यदि प्रेजेंट का है तो विल लगेगा, और यदि पहला वाक्य पास्ट का है तो हमारा वुड लगेगा। क्या लगेगा? वुड लगेगा।
इसके बाद देखते हैं किस तरीके से लगता है। जैसे मैंने कहा इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू ब्लैंक फेल, सॉरी फेल नहीं पास आएगा, या अपन कह सकते हैं नॉट फेल। तो यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना है, कोई सेंस नहीं लगाना है। अपन ने इफ देखा, इफ देखने के बाद ये आगे का वाक्य देखा, ये किस में है भाई, प्रेजेंट में है सर। तो प्रेजेंट में है तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा विल या वुड। तो ये पास्ट किसका होता है, ये विल का पास्ट होता है वुड। ये विल का क्या है, पास्ट है। तो विल का पास्ट वुड होता है। तो यहाँ पे अपन को क्या लगाएंगे, प्रेजेंट है तो विल आएगा। और यदि यही सेंटेंस में इस तरीके से लिख दूं, यू इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड कॉमा यू नॉट फेल, तो यहां पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट में चला गया। तो पास्ट में जाने पर विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। तो विल का पास्ट जब वुड होता है तो यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे वुड होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी हम विल वुड का यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 8वें नंबर का मॉडल। आठवें नंबर का जो मॉडल होता है वो हमारा होता है सेल। सेल का मतलब क्या होता है, गा गी के। तो सेल क्या करता है भाई, सेल जो है बहुत ही कम यूज होने वाला मॉडल वर्ब है। तो ये जो है ये हमेशा फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है, फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो 9th वाला है सेल का पास्ट है, सेल का पास्ट जो शुड है, इसका प्रयोग हम फ्यूचर टाइम में नहीं करते हैं। क्योंकि शुड का जो हिंदी मीन होता है वो होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। ठीक है, चाहिए निकलता है, एक अर्थ और निकलता है, ऊ करके निकलता है ऊ। जैसे मैं कहूं जाऊं, खाऊं, तो ऊ करके ये अर्थ निकलता है शुड का। तो शुड में सबसे पहले अपन को जो शुड है ये हमेशा दूसरों को एडवाइस देता है। क्या देता है, एडवाइस। तो एडवाइस देने के लिए हमेशा शुड का यूज करते हैं। चलिए 9th देख रहे थे अपन, शुड। शुड क्या होता है, शुड चाहिए होता है। एक अर्थ मैंने और बताया था, ऊ करके लिखते हैं, जैसे अपन कहते हैं जाऊं, खाऊं, इस तरीके से अर्थ आते हैं। तो जो शुड है तो किसका पास्ट है, सबसे पहले तो सेल का पास्ट है। सेल का क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो सेल का पास्ट फॉर्म हो गया था। दूसरा, सेल जो शुड जो है तो हमेशा एडवाइस देने का काम करता है। एडवाइस देना, तो एडवाइस किसको दी जाती है, दूसरों को दी जाती है। कभी खुद को देते हैं एडवाइस, नहीं देते हैं। क्या कहते हैं, आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो, उसे वहां जाना चाहिए, उसे यह खाना चाहिए, हमें यह खाना चाहिए, नहीं बोलते हैं। हम एडवाइस हमेशा दूसरों को देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ एडवाइस देने में शुड का यूज नहीं करेंगे। शुड का यूज एडवाइस देने के लिए फर्स्ट पर्सन को छोड़ के सारे पर्सन्स में करते हैं। तीसरा कंडीशन है, यदि किसी सेंटेंस है, किसी भी दो कंपाउंड सेंटेंस के बीच में लेस्ट लगा हुआ है, LEST, यदि लेस्ट लगा हुआ है तो लेस्ट के बाद
जो सेंटेंस आता है उसमें हमेशा हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में सदैव क्या लगेगा? शुड लगेगा। सदैव शुड लगता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। जैसे मैं कहूं वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैक फेल। अब मैं आपसे कहूं कुड शुड वुड, सारे पास्ट के हैं तो अपन को कहीं नहीं, एक ही आता है लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में हमेशा शुड ही आएगा, कोई अदर मॉडल नहीं आ सकता है। ठीक है, तो लेस्ट का हमेशा बाद वाले सेंटेंस में शुड का यूज करते हैं। अच्छा, जाऊं आऊं खाऊं के लिए किस तरीके से? यदि मैं कहूं मैं जाऊं तो इस तरीके के सेंटेंस भी सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। मैं जाऊं आई शुड गो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्या मैं जाऊं? शुड आई गो। क्या मैं जाऊं? शुड आई गो। ठीक है, मैं जाऊं आई शुड गो। तो शुड का समझ में आ गया होगा। अब आपका 10th नंबर का जो मॉडल आता है वो है हमारा आउट टू। आउट टू क्या होता है? आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन किस तरीके का? ये बड़ों के प्रति हमेशा रिस्पेक्ट की भावना रखता है। किसकी भावना रखता है? रिस्पेक्ट की। तो अपने से बड़ों के लिए रिस्पेक्ट मैं लिखूं तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो बड़ों के लिए आदर सम्मान, चाहे वो बड़ा घर का हो, आपके टीचर्स हो, गुरुजन हो, कोई भी हो। सेकंड कंडीशन जो है लव फॉर कंट्री एंड लॉज। कानूनी व्यवस्था के नियमों के लिए भी और देश प्रेम के लिए भी हम और टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा लव फॉर नेचर। प्रकृति से संबंधित हमारे जीव जंतु होते हैं, पर्यावरण से संबंधित हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनको कटने से बचाने के लिए हम और टू का प्रयोग करते हैं। हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। यदि हम जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना रखते हैं तो हम ये सारी चीजें नेचर में रख देते हैं। तो नेचर के यदि लिए हम प्रेम की भावना रखते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? और टू का प्रयोग करेंगे। तो इसी हिसाब से आपके 10 मॉडल आपके कंप्लीट हो गए। और मैंने आपको ऊपर ही एक कॉन्सेप्ट दिया था कि यदि दुनिया का कोई सा भी मॉडल है तो बर्फास्ट है, तो सभी मॉडल के लिए एक स्ट्रक्चर में फिर से दे देता हूं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट आप लगा दीजिए और बेधड़क आप इनका प्रयोग करते जाइए। यदि सब्जेक्ट कोई सा भी बना रहे, मॉडल कोई सा भी बना रहे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं कहूं आई कैन प्ले, मैं कहूं आई में प्ले, आई कुड प्ले, मैं कहूं आई शुड प्ले। तो देखिए यहाँ पे मॉडल चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। तो हमेशा मॉडल के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखती है। यदि ये रूल आपका किसी भी मॉडल के साथ लगता है तो वो मॉडल है, अदरवाइज मॉडल नहीं है।